जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में क्लास में हमने देखा था स्वर के बारे में और स्वर के भेद, स्वर के बारे में देखा और स्वर के भेदों के बारे में हमने गहन अध्ययन किया। किस किस आधार पे स्वर को बांटा गया है। आज हम बात करने वाले हैं व्यंजन के बारे में कि व्यंजन क्या होता है और व्यंजन को किस आधार पे बांटा जाता है। तो व्यंजन क्या होता है अगर इसकी बात की जाए तो हमने पहले भी देखा था कि ऐसी वर्ण या ध्वनियाँ जिनके लिए हमें, जिनके उच्चारण के समय हमें स्वर की मदद लेनी पड़ती है। जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो ये बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते। तो जब भी उन ध्वनियों को हम व्यंजन बोलते हैं जिनके उच्चारण काल के दौरान हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? ऐसी ऐसी ध्वनियाँ या वर्ण जिनके उच्चारण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से हो। मतलब ये स्वतंत्र नहीं होते, इनके लिए स्वर की सहायता आपको लेनी ही पड़ेगी, स्वर की सहायता से हो तो वे सारे वर्ण व्यंजन कहलाएंगे। अब जैसे कि अगर हम बोलते हैं क्या व्यंजन क्या होता है, क से लेके, क से कबूतर से लेके ज्ञ से ज्ञानी बाबा तक ये सारे व्यंजन होते हैं। आप बोलेंगे क कैसे व्यंजन हो गया, तो आप बोलते हैं जब क तो देखते हैं अंतिम में क्या हुआ है, अ छुपा हुआ है। क आप इस रूप में लिखेंगे और जब आप उस स्वर को अलग कर देंगे जो छुपा हुआ था, जब उसको आप अलग कर देंगे तो यह हो जाएगा हलंत, यहाँ पे लग जाएगा क्या, हलंत लग जाएगा। तो आज हम लोग इसके बारे में भी बात करने वाले हैं कि इसके वर्ण विच्छेद के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि यह जो टॉपिक है यह संधि विच्छेद में बहुत काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि यहाँ पे आपने देखा स्वर में व्यंजन में क में स्वर छुपा हुआ था, वैसे ही जितने भी व्यंजन होंगे, चाहे चा हो, आप चा को भी देखिए, चा यहाँ पे तो हलंत नहीं रहेगा, लेकिन जब आप आ को अलग करेंगे तो हलंत लग जाएगा। वैसे जितने भी व्यंजन होते हैं सभी में स्वर छुपा रहता है, और वह स्वर कौन सा है, वह स्वर आ छुपा रहता है। अब अगर व्यंजन के भेद की बात की जाए कि व्यंजन, लोग बोलते हैं कि व्यंजन होते कितने हैं। कोई बोलता है कि व्यंजन जो है ये व्यंजन 33 होते हैं, कुछ बोलते हैं 39 होते हैं। तो कैसे होते हैं, उन्हें कैसे बांटा गया है? तो अगर आप 33 बोलते हैं तो 33 बोलने का आधार क्या रहता है, वे मौखिक तौर पे, मौखिक या उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है, 33 है। कितनी? 33। और लेखन के आधार पे, आपने व्यंजन भी देखा था, लेखन के आधार पे या फिर हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वरों की संख्या कुल कितनी थी, 13 थी। लेकिन उच्चारण के आधार पर आपने कितना देखा था, 10 देखा था। कितना? 10। और यहाँ पे भी देखिए उच्चारण के आधार पे 33 है, और लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या है 39। कितनी? 39। अब आपको क्या लग रहा हो कि 39 कैसे हो गए, कौन कौन से जुड़ गए जो कि मौखिक और या फिर उच्चारण के आधार पर नहीं थे। तो कौन कौन से जुड़े हैं अगर बोलें तो इसमें आप देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन थे पहले। संयुक्त व्यंजन जो कि 4 वे जुड़े हैं, और 2 उच्छिप्त व्यंजन। कौन? 2 उच्छिप्त व्यंजन। ये सारे हम देखने वाले हैं अभी कि उच्छिप्त व्यंजन बोलते किसे हैं। उच्छिप्त या इसे बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या? द्विगुण व्यंजन। ये हैं 2। तो 33 6 39 हो गए। अब हम अगर बोले कि मौखिक या उच्चारण के आधार पर जो 33 है वो है कौन कौन से, तो पहले इन्हें अगर बांटने का आधार बोले तो कुछ को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, कुछ को क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन, कुछ को बोलते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। इन्हें भी बांटा गया है, मौखिक जो व्यंजन है उन्हें भी बांटा गया है अंतस्थ व्यंजन में, ऊष्म व्यंजन में। अब ऊष्म व्यंजन देखिए, जब बात हो रही है इनकी तो बात हमेशा कितनी होगी, क से लेके ज्ञा तक की ही बात होगी, उसी को बांटने का आधार अलग है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं।
अब स्पर्श व्यंजन क्या, जब भी जो जीभ है हमारा जीभ, वह ये मुंह था, हमने क्या मुंह की आकृति देखी थी, मुंह की आकृति, तो आपने क्या देखा कि ये तालु है, ये है मूर्धन्य, ये है यहाँ पे दांत, और यहाँ पे होठ, यहाँ पे होठ और यहाँ पे कंठ। तो जीभ क्या करेगा, या तो कभी वायु कंठ से टकराएगी या फिर इन सारी जगहों से, चाहे वह तालु से टकराए, चाहे वह मूर्धन्य से, चाहे वह दांत से, चाहे वह ओंठ से, तब फिर या फिर जीभ, जो जीभ है वह तालु से टकरा सकती है, वह मूर्धन्य से टकरा सकती है, जीभ मूर्धन्य से टकरा सकती है, तालु से टकरा सकती है, होठ से टकरा सकती है या फिर दांत से। तो जब वो टकराएगी और जिस हिस्से से टकराएगी उस समय जो व्यंजन निकलता है, जो वर्ण निकलता है, जो ध्वनि निकलती है, उसी के आधार पर बांटा गया है। तो जब भी जीभ जीभ जिस भाग को टच करती है, जिस भाग को स्पर्श करती है, उस समय जो व्यंजन निकलते हैं उसे बोलते हैं हम लोग स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन कुल कितने हैं अगर पूछा जाए तो वह है कितने, 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। क से कबूतर से लेके का से खरगोश, गा से गमला, का खा गागा अंगा, चा छा जा छा इया, टा ठा डाढ़ा अड़ा, पा फा बाबा माँ, कहाँ से, प से लेके क से लेके माँ तक, ये सारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, तो इस समय क्या वायु अंदर जाती है, जब वायु अंदर जाती है, जिस वर्ण को बोलते समय, जिस ध्वनि को बोलते समय वायु अंदर जाए, उसे बोला जाता है क्या, वो अंतस्थ व्यंजन। और ये कितने होते हैं, ये होते हैं 4। कौन कौन से, या, रा, ला और वा, कुल हो गए 4। अब ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, जिस समय ऊष्मा बाहर निकलती है, क्या वायु के रूप में ऊष्मा बाहर निकलती है, जब इन वर्णों को बोलते समय, इन ध्वनियों को बोलते समय ऊष्मा वायु के रूप में बाहर निकलती है। तो वे कौन कौन से होते हैं व्यंजन, 4 होते हैं। होते कौन कौन से हैं, सा और हा। कौन, सलजम वाला सा, षटकोण वाला सा, सरोता वाला सा और हल वाला सा, हल वाला हा, है ना। कुल हो गए कितने, 4। तो आप देखिए 25 4 29, 29 4 33, वो कितने गए, 33 होता है ना, 35 4 29, 29 4 33, है ना, 33। अब संयुक्त भी जुड़ गए इसी में। अब संयुक्त कौन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन उसे बोलेंगे। संयुक्त का मतलब क्या होता है पहले बताइए, संयुक्त मतलब मिला हुआ, जुड़ा हुआ। ये वे व्यंजन होंगे जो आपस में ही मिल गए, जैसे का है और का किसी दूसरे व्यंजन से मिल गया, किसी दूसरे व्यंजन से मिल गया तो एक व्यंजन का और निर्माण कर लिया। क्या, जो संयुक्त व्यंजन होंगे तो वे इन्हीं व्यंजनों से, जो मौखिक या उच्चारण के आधार पर व्यंजन है, इन्हीं से आपस में मिलने से इनका निर्माण हो गया। आपस में मिले ये, जैसे का कबूतर है, अगर मान लीजिए वो र से मिला, ऐसे माँ किसी से मिल गया, तो ये आपस में मिलते हैं और फिर दूसरे व्यंजन का निर्माण करते हैं, उन्हें हमने बोला संयुक्त व्यंजन। ये हैं 4। अब कौन कौन से हैं, तो वह है छ से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी बाबा और स्रा, श्रमिक वाला स्रा। ये होते हैं 4 व्यंजन। और उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, एक है, देखिए डा तो होता है, आपने डाठा डाढ़ा अड़ा डा पढ़ा है, उसके नीचे बिंदु रख जाता है डा ढा, और ये ढा, इसमें भी जब बिंदु रख जाता है ढा है ये, और इसमें जब बिंदु लगे तो ढा हो गया। तो ये दोनों हो जाते हैं उच्छिप्त व्यंजन। तो हमने क्या देखा, लेखन के आधार पर 39 व्यंजन है और मौखिक आधार पे कुल कितने व्यंजन हैं, वह है 33। अब आप याद करिए कि वर्णमाला की संख्या कुल कितनी हो गई, कितनी वर्णमाला की संख्या। अब हिंदी मानक वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल कितनी हो जाती है, तो हम कितना लेंगे। पहली बात तो वर्ण जो स्वर थे वो 13 थे, है ना, हिंदी मानक वर्णमाला के अनुसार। और यहाँ भी देखिए, यहाँ व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है, 39 है। ये मौखिक आधार पर तो 33 है, वो अलग है, लेकिन लेखन के आधार पर आप तो लिखेंगे हिंदी, तो लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी, व्यंजनों की संख्या वह हो जाएगी 39। और अब हिंदी मानक वर्णमाला में वर्ण कितने हो गए, तो वर्ण कितने हो जाते हैं, 52। कितने, 52। तो वर्णों की संख्या 52 है। अब हम लोग
ये जो भी इतने व्यंजन आपको दिख रहे हैं, चाहे ये स्पर्श व्यंजन हो, चाहे अंतस्थ व्यंजन हो, चाहे उस व्यंजन हो, इन सबको हम लोग बांटने का प्रयास करते हैं, इन्हें बांटते हैं एक बार। तो हम लोग एक बार अब व्यंजन के भेद देखते हैं। जैसे हमने स्वर के भेद देखे थे उच्चारण काल के आधार पर, अलग अलग आधार थे, वैसे ही हम लोग यहाँ पे अब व्यंजन के भी आधार देखते हैं। तो क्या है, एक तो है उच्चारण या प्रयत्न के आधार पे, उच्चारण या प्रयत्न के आधार पे। एक है प्राणवायु या उच्चारण में मुख से निकली वायु या मात्रा के आधार पे, और एक है स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पे। तो व्यंजनों का भी विभाजन होता है। तो पहले हम क्या देखते हैं, उच्चारण या प्रयत्न के आधार पे। तो उच्चारण या प्रयत्न के आधार पर व्यंजन, उच्चारण या प्रयत्न के आधार पर व्यंजन, उच्चारण या प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। तो कुल कितने व्यंजन थे? 33 थे व्यंजन, है ना। 33 व्यंजन हमने देखा, और उसमें हमने इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, 3 भागों में विभाजित किया था। कौन से? पहला था हमारा स्पर्श व्यंजन। क्या? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा था अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा था ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन में क्या क्या होता है? जब जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श करेगी, तो जिस भाग को स्पर्श करती है वह उसी के नाम के आधार पर वह व्यंजन को नाम दे दिया जाता है। जैसे कि हमने स्वर में भी देखा था कि कुछ कंठ स्वर होते हैं। क्या? कंठ स्वर होते हैं। कंठ स्वर कौन से? आ से आ। यहाँ पे वायु टकराई, आ के समय वायु टकराई यहाँ पे। अब स्पर्श वाले में क्या होगा? जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श करेगी, तो वह उच्चारण स्थान के आधार पर, है ना, उच्चारण स्थान के आधार पर वहीं से तो उच्चारण होगा, तो जिस भाग को स्पर्श करेगी। जैसे कि आप इसमें भी देखेंगे कि या तो यहाँ भी जीभ टच करेगी, या फिर यहाँ भी वायु उस भाग से टकराएगा, वायु उस भाग से टकराएगा। या तो वायु स्पर्श करेगा, वहाँ पे वायु टच करेगा, या तो जीभ। तो जिस भाग से टच करेगी उसे ही बोलेंगे हम लोग उच्चारण स्थान वहाँ का। अब जैसे कि अगर पहले हमने क्या देखा, कंठ का। क्या? कंठ से कौन से व्यंजन निकलते हैं? तो क्या निकलता है? का, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, क, ख, ग, घ, अंग। जब आप क, ख, ग, घ, अंग बोलते हैं तो आपने देखा होगा कि इस समय तो वायु जो है क, ख, ग, घ, अंग, कहाँ पे वाइब्रेशन, कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे कंपन हो रहा है? तो आप देखिए कंपन कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे? कंठ में, क, ख, ग, घ, अंग। तो क वर्ग की जो भी चीजें रहेंगी, क्या? क वर्ग की जो भी वर्ण रहेंगे क वर्ग के, वे सारे इसी में आएंगे, चाहे क, ख, ग, घ और अंग, है ना। अब आगे चलते हैं। अब जो आगे होने वाला है, क्या? कंठ के बाद में तालव्य। कि तालव, अब देखते हैं कि तालव्य, तालु से कौन कौन से वर्ण टकराते हैं, कौन कौन से वर्ण निकलते हैं, या जीभ जब तालु से टच होता है तो कौन से वर्ण की उत्पत्ति होती है? तो बोलिए आप, च, छ, ज, झ, इय। क्या? च, छ, ज, झ, इय बोलिए। और उस समय आप देखेंगे बोलते समय जो च वर्ग है उसमें तालु जीभ से टकराती है। अब आप ट, ठ, ड, ढ, अणा बोलिए, ट, ठ, ड, ढ, अणा, ट, ठ, ड, ढ, अणा। तो उस समय आप देखते हैं कि यार ये तालु से, जीभ तालु से नहीं टकरा रही है, उस समय मूर्धन्य से टकरा रही है। बोलिए आप, ट, ठ, ड, ढ, अणा। देखिए आपकी जीभ अगर ऐसी इस अवस्था में है तो मुड़ जाती है ऐसे, और जो ये छत है, किसका? मुख का जो छत है, तो ये हिस्सा तो तालु हो गया और ये हिस्सा हो गया मूर्धन्य, तो मूर्धन्य से टकरा रही है अभी। जब टा ठा डा ठा बोलते, जब चा छा जा झा बोल रहे थे, जब चा छा जा झा बोल रहे थे तो यहाँ से टकरा रही थी, और जब टा ठा डा ठा बोल रहे हैं तो यहाँ से टकरा रही है जीभ। तो तालव्य से कौन कौन से चा वर्ग निकलते हैं? चा वर्ग। अब चा वर्ग कौन से? चा, छ, ज, झ, य। अब अगला क्या है? मूर्धन्य। मूर्धन्य में अभी हमने देखा, क्या? मूर्धन्य में
कि ट वर्ग आता है, ट वर्ग। और ट वर्ग क्यों बोला जाता है इसे, क्योंकि देखिए पहला वर्ग का है, क के बाद में 5 आते हैं, 5 वर्ग। वैसे चा वर्ग में पांचों को शामिल किया जाता है जो तालु से निकलते हैं। वैसे मूर्धन्य है, मूर्धन्य से जो भी वर्ण निकलेंगे ट के बाद आते हैं तो ट वर्ग से बोल दिया गया, ट के वर्ग में आते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ड़ा, ये हो गया। अब उसके बाद आप देखेंगे कि जो ये हम लोग का जीभ है, जब बोलते हैं ता था दा था ना, ता था दा था ना, ता था दा था ना, तो क्या निकलता है, जीभ हमारे दांत से टकरा रही है। क्या जीभ हमारे दांत से टकरा रही है, दंतव्य, दंतव्य। अब दंतव्य व्यंजन क्या होंगे, जब हमारे जीभ दांत से टकराएगी तो कौन कौन से हैं, ता वर्ग आता है इसमें, ता वर्ग। और ता वर्ग में कौन कौन से आते हैं, ता, था, द, धा, ना। जब जीभ दांत से टकराई, ता था दादा ना हो गए। अब जीभ किससे टकराएगी, तो देखिए कंठ से टकरा गई, तालव्य से टकरा गई, मूर्धन से टकरा गई, दंतव्य से टकरा गई। अब आप देखेंगे कि हमने तो स्पर्श व्यंजन में क्या पढ़ा था, क से माँ तक आते हैं, क्या क से माँ तक आते हैं, क से माँ तक आते हैं। तो पा फा बा भा मा, पा फा बा भा मा। तो देखेंगे यहाँ पे कि जो होस्ट है, होस्ट वो आपस में टकरा रहे हैं, क्या होस्ट आपस में टकरा रहे हैं, पा फा बा भा मा, पा फा बा भा मा। तो इसे क्या बोलेंगे, ओष्ठ व्यंजन। जो टकराएगा उसे ही बोल देते हैं ओष्ठ व्यंजन। तो यहाँ पे क्या पा वर्ग आता है, कौन सा पा वर्ग आता है, और इसमें पा, फा, बा, भा और मा, ये सारे ये स्पर्श व्यंजन जब एक दूसरे से टकराएंगे, तो स्पर्श होगा, उसे ही तो बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन की बात तो हमने कर ली थी, वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो हमने देखा था क्या, या, रा, ला और वा। इस समय वायु मुख के अंदर जाती है, मुख के अंदर जाती है, और उसमें क्या होगा, ये भी 4 होंगे। और वायु, गर्म वायु, देखिए गर्म वायु क्या होगा, मुख के बाहर आएगी। कौन कौन सी, सा, सा और हा। तो हमने क्या देखा, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ में वायु अंदर गई मुख के, और ऊष्म में वायु बाहर आई। अब इन लोग के बारे में थोड़ी थोड़ी और जानकारी हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। क्या अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या चीज़ रहती है, और ऊष्म व्यंजन में क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं। इसमें आपने एक चीज़ और देखा होगा क्या, कि पहली बात तो वायु अंदर जाती है, लेकिन दूसरी बात क्या होता है इसमें, कि इनका जो उच्चारण करते समय क्या होता है, कि जो जीभ रहती है, जीभ वह एक जगह नहीं होता। क्या जीभ, तालु, दांत, ओष्ठ सब आपस में टकराते हैं जब इनका उच्चारण करेंगे अंतस्थ व्यंजन वालों का। तो जीभ, तालु, दांत, ओष्ठ ये सारे आपस में जब सटते हैं तब इनका उच्चारण होता है। इनका उच्चारण कब होता है, जब जीभ, तालु, दांत, ओष्ठ आपस में सटते हैं तब अंतस्थ व्यंजन वालों का उच्चारण होता है। तो इनका कोई एक जगह नहीं है, इस वजह से इन्हें अंतस्थ बोल दिया जाता है, क्योंकि इस समय वायु अंदर जा रही होती है। तो अंतस्थ व्यंजन में हमने क्या देखा, वायु मुख के अंदर जाती है, और वे उस समय उच्चारण स्थान एक जगह पे नहीं रहता। क्या जीभ, तालु, दांत, ओष्ठ सब परस्पर मतलब सट जाते हैं। जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ सब सट जाते हैं, उस समय इनका निर्माण होता है। और इन्हें जो ये अंतस्थ व्यंजन है, एक जरूरी चीज़ ये है कि इन्हें हम लोग अर्धस्वर भी बोलते हैं। क्या, अर्धस्वर भी बोलते हैं। कुछ लोग इन्हीं अंतस्थ व्यंजन को सारे को अर्धस्वर बोलते हैं, लेकिन मुख्यतः बोला जाए तो या और वा को अर्धस्वर बोलना चाहिए। किसको, या और वा को। और क्यों बोलना चाहिए ये अर्धस्वर, हम इन्हें क्यों बोलें, तो देखिए आप बोलिए अगर पहले क्या, कौवा, मान लीजिए मैं बोलता हूँ क्या, कौवा। और कौवा की जगह पे आप ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, क्या, कौवा। देखिए यहाँ पे व्यंजन की जगह पे आप स्वर का भी प्रयोग कर सकते हैं।
देखिए इसके दो गुण हैं, क्या व्यंजन की जगह पे आप स्वर का भी प्रयोग कर दे रहे हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। वैसे ही आप अगर इसे बोलें क्या, गई, गई, गई यहाँ पे है, और आप इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, गई लिख सकते हैं, गई। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, तो यहाँ पे तो व्यंजन है लेकिन आपने इसकी जगह पे क्या कर दिया, स्वर का प्रयोग कर लिया। तो वा और या को हम लोग अर्धस्वर बोलते हैं, लेकिन आपको बहुत सारी किताबों में क्या देखने को मिलेगा कि अंतस्थ व्यंजनों को ही हम लोग अर्धस्वर बोलते हैं। लेकिन जो ये या, क्या, या, रा, ला और वा है, इन्हें कभी कभी स्पर्श व्यंजनों में भी शामिल कर लेते हैं। या को क्यों, देखिए ये आपस में सब टकराते हैं, जैसे जीभ, तालु, दांत, ओष्ठ। तो मुख्यतः ये किससे टकराते हैं उस आधार पर भी बांटा गया है कि इन्हें हम लोग कभी कभी या को हम क्या बोलते हैं, तालव्य व्यंजन भी बोल देते हैं। क्या, तालव्य व्यंजन क्यों बोलते हैं, देखिए या बोलिए, या तो क्या जीभ तालु से टकरा रही है, तो इसे कभी कभी हम लोग तालव्य व्यंजन भी बोल देते हैं। क्या, तालव्य व्यंजन। आपको पहले तो अंतस्थ व्यंजन याद करना ही है, और अगर अंतस्थ व्यंजन नहीं है तो आपको तालव्य, क्योंकि तालु से टकरा रहे हैं, और इसका अगर स्पेसिफिक कोई जगह नहीं है कहाँ से टकरा रहे हैं, बहुत सारी जगह से टकराते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आपको कि जीभ, तालु, दांत, ओष्ठ आप सब जगह मिलते हैं। तो मुख्यतः यह कहाँ टकराता है, तालव्य में, तो इसे तालव्य व्यंजन भी बोल दिया जाता है। और ऐसे ही र है, तो र में आप र बोलिए, तो र में आप देखेंगे कि आपकी जीभ जो है वो मुड़ती है। क्या, मुड़ती है, और किससे टकराती है, मूर्धा से। तो जब जीभ मुड़ के मूर्धा से टकराती है तो उसे तो मूर्धन्य व्यंजन बोलते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी मूर्धन्य, इसे हम लोग मूर्धन्य व्यंजन भी बोल सकते हैं। क्या, मूर्धन्य व्यंजन में भी इसे शामिल करते हैं, मूर्धन्य व्यंजन में इसे शामिल करते हैं। आगे जब पूरा एक चार्ट रहेगा जिसमें स्वर और व्यंजन का पूरा ये पता रहेगा कि कंठ से कौन से स्वर और व्यंजन निकलते हैं, पूरा इकट्ठा चार्ट रहेगा, तो उसमें इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा। तालव्य में इसको रखा जाएगा, इसको अंतस्थ में नहीं रखा जाएगा। अब ऐसे ही ला है, तो आप ला का उच्चारण करेंगे, ला, ला, ला। तो जो आपकी जीभ है वह किससे टकरा रही है, दांत से। जब दांत से टकराती है तो इसे कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, दंतव्य व्यंजन। क्या, दंतव्य व्यंजन, दंतव्य व्यंजन। और ये जो है वाह बोलिए, वाह, तो इसमें होष्ठ, दांत और होष्ठ टकराते हैं। दांत, देखिए वाह, तो जीभ जो है, जीभ दांत से टकराती है, और वाह, होष्ठ भी टकराते हैं, आपस में मिलते हैं। वाह, तो आप इसे क्या, ओष्ठ व्यंजन भी बोलेंगे। क्या, ओष्ठ व्यंजन भी बोलते हैं। तो आपने क्या देखा, अंतस्थ व्यंजन भी यही होते हैं, यारा, ला, वा। और इन्हें हम लोग स्पर्श के तौर पे अगर देखें, स्पर्श के तौर पर इसलिए देखेंगे क्योंकि ये आपस में मिलते हैं। जब इनको हम उच्चारण करते हैं तो ये आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, इकट्ठा परस्पर मिलते हैं। इस वजह से इन्हें हम लोग या तालव्य से मिलते हैं, तालु से मिलता है जब उच्चारण करते हैं जीभ, तो वैसे ही मूर्धा र मिलता है। ला जब आप उच्चारण करेंगे तो दंतव्य दांत मिलते हैं जीभ से, और इस समय मिलता है क्या, होष्ठ, दांत और जीभ से ओष्ठ मिलता है। इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, ओष्ठ व्यंजन, दंतोष्ठ बोलते हैं, सॉरी दंतोष्ठ बोलते हैं यहाँ पे। दांत, क्योंकि दांत मिलता है जीभ, दांत जीभ से मिलता है तो दांत हो गया, दंतव्य हो गया, और ओष्ठ तो मिलता ही तो दंतोष्ठ हो गया, है ना। तो दंतोष्ठ व्यंजन बोलते हैं, दंतोष्ठ व्यंजन। और हमने इसके बाद हमने इसकी तो बात कर ली थी, क्या, अंतस्थ उस व्यंजन की। इसमें क्या रहता है, वायु बाहर निकलती है, वायु बाहर निकलती है रगड़ खा के। इस वजह से देखिए आपको ऊष्मा का एहसास होता है, गर्माहट का एहसास होता है, तो इसलिए ऊष्म व्यंजन बोलते हैं इसे। अब हम लोग आगे बात करते हैं किसकी, संयुक्त व्यंजनों की। संयुक्त व्यंजन क्या थे, संयुक्त व्यंजन हमने क्या देखा था, जब भी दो व्यंजन मिले और तीसरे व्यंजन का निर्माण करें तो उसे हमने क्या बोला, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजनों की संख्या हमने देखी थी, वहाँ पे कुल कितने थे, 4 व्यंजन थे संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से थे, पहला तो था छ से छत्रे, दूसरा था त्रा से त्रिशूल, तीसरा था ज्ञ से ज्ञानी बाबा, और चौथा था श्रमिक वाला। तो ये जो छ है वह बनता किससे है, किससे मिल के बना ये छ से छत्री,
तो यह बनता है किसे, दो व्यंजनों से। कौन कौन से? का से कबूतर और सा से षटकोण। का और सा से मिलके बनता है क्या, छा। और आप अगर इसको पूरा अलग करेंगे, अगर छ से छतरी को, तो कैसे हो जाएगा, इसमें व्यंजन इसका स्वर हटा देते हैं तो किससे बनता है यह, पूरी तरह से इसका अगर विच्छेद करेंगे तो सा धन का धन सा धन आ, क्या आ, यहाँ पे आ तो स्वर है यही। तो क्या छ का आप वर्ण करेंगे, अगर इसको पूरा अलग करेंगे, इससे व्यंजन स्वर को एकदम अलग करेंगे, का सा आ, इससे बनता है जाके छ। अब ये त्र है, त्र किससे बनता है, तो त्र बनता है ता रा, त और रा व्यंजनों से बनता है। और अब इसके भी स्वर हटा दें तो क्या होता है, ता धन रा धन आ, ता धन रा धन आ। अब आगे क्या है, ज्ञा से ज्ञानी बाबा। ज्ञानी बाबा किससे बनते हैं भाई, जा धन इया, क्या इया, जा धन इया, इससे बनता है क्या, ज्ञानी। अब इसका भी हम लोग व्यंजन हटा दें, इसका भी सॉरी स्वर हटा दें हम लोग, तो जा धन या धन आ, इससे मिलके क्या बन गया, इससे मिलके बन गया ज्ञा से ज्ञानी बाबा। अब आया स्रा, अंतिम स्रा। तो स्रा किससे बनता है, सा से सलजम और रा, ये दोनों वर्णों से मिलके बनता है स्रा। अब इनका अगर हम स्वर हटा देंगे तो बनेंगे क्या, सा धन रा धन आ। अब यहाँ पे हलन लगा देगा, अब क्योंकि आपने स्वर को हटा दिया तो हलन लगा दीजिएगा। तो हमने क्या देखा, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं यह दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं और उनकी संख्या 4 है। छ से छतरी, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी बाबा और स्रा से श्रमिक। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कभी कभी हमें क्या बोलते हैं कि कुछ शब्द दिए रहेंगे और बोलेंगे कि इन्हें आरोही क्रम में जमाइए। क्या कुछ शब्द बोलेंगे कि इन्हें आपको आरोही क्रम में जमाना है, जैसे कि मैं बोलता हूँ क्या, तरबूज तरबूज, त्रिशूल त्रिशूल, और क्या ज्ञा से ज्ञानी, मैं बोलता हूँ ज्ञानी, है ना, ज्ञानी, और षटकोण, षटकोण में लिखता हूँ षटकोण। अभी इन शब्दों को आपको जमाना है, षटकोण को, ये 4 शब्द हो गए। अब इनको आपको जमाना है, जमाने का प्रयास करिए। हो गया, आपने जमा लिया होगा अभी तक। तो आपने पहले सबसे पहले किसे जमाया, अभी तक आपने सबसे पहले जमाया होगा किसे, ता से तरबूज को। उसके बाद आपने क्या जमाया होगा, ता से तरबूज के बाद आपने सा से षटकोण को जमाया होगा। उसके बाद आपने जमाया होगा ता से त्रिशूल को और ज्ञा से ज्ञानी बाबा को, है ना, ऐसे ही जमाया ना आपने। और आप यहाँ पे गलत हो गए, क्यों, क्योंकि आपने पहले तरबूज कर दिया, फिर षटकोण कर दिया, फिर उसके बाद त्रिशूल कर दिया और उसे ज्ञानी कर दिया और हो गए गलत। क्यों, क्योंकि देखिए आपने ता से तरबूज तो किया, ठीक है, सा से जब आप इसके सा तो सही है षटकोण, क्योंकि षटकोण तो कोई संयुक्त व्यंजन होता नहीं है। अब ता में आपको क्या पता है कि ता में क्या होता है, ता से तरबूज, और यह किससे बनता है, त्रा किससे बनता है, तो त्रा बनता है ता और रा से, और ज्ञा किससे बनता है, जा और इया से, क्या जा और इया से बनता है। तो जब भी आप इन्हें क्या आरोही क्रम में जमाएंगे तो इनका उच्चारण देखेंगे पहले कि जो संयुक्त व्यंजन है वह किससे बन रहे हैं। तो पहले ये तो त तो ठीक है, सा भी सही है, त भी सही है, ये वाला रा ठीक है, ये तो सही है, तारा, और ये जा से और या। तो आपको क्या पता चला, अरे यार ये तो ज्ञा से ज्ञानी वाला पहले हो जाएगा। क्यों पहले होगा, क्योंकि जा सबसे पहले आता है, जा सबसे पहले आता है। फिर आप ये दोनों में से किसी को भी कर सकते थे, चाहे इसको कर दें चाहे इसको कर दें, लेकिन देखिए ता लिखा हुआ था, क्या तर से तरबूज लिखा हुआ था और ता से त्रिशूल तरबूज। अब देखिए तरबूज और तारा, उसके बाद आपने क्या देखा, सूल देखा, सा देखा। तो आपने सा देखा तो आपको क्या लगा, अरे भाई
त तो सही है, र भी सही है, त भी और र दोनों में है। और फिर ब आता है, क्या ब आता है, ब के बाद स आता है ना, तो आपने अब तीसरे वर्ण को मेल कराया तो आपको पता चला कि ये वाला होगा। तो आपने पहले किसको किया, पहले ज्ञानी शब्द को किया, ज्ञानी शब्द के बाद आपने तरबूज को, क्या तरबूज को रखा, तरबूज को रखा। उसके बाद आपने रखा किसको, त्रिशूल को, त्रिशूल को। और अंतिम में रखा आपने षटकोण को, षटकोण को। तो यह क्या हो जाएगा, आरोही क्रम में जमाने का फॉर्मूला है ना। एक ऐसे जमाते हैं आरोही क्रम में। तो ऐसे ही और उदाहरण आप लीजिए और उन्हें बनाने का प्रयास करिए। और उन्हें आपको ध्यान क्या देना है कि जो जो संयुक्त व्यंजन रहेंगे उसमें हमें ध्यान देना है कि संयुक्त व्यंजन को आप पहले तोड़ेंगे। जैसे जा और या, ता और रा, फिर जो छा बनता है वह का से बनता है और सा से बनता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है वहाँ पे। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है, ध्यान देना है। देखिए कहीं कहीं पे आपके लिए थोड़ा सा एक फैक्ट टाइप की चीज़ है, क्या कि कभी कभी हम लोग जो, क्या कौन सा व्यंजन था, जा, छा, जा और झा, इसे हम लोग क्या बोलते थे, तालव्य व्यंजन। क्या जा, छा, जा, झा, इन व्यंजनों को हम लोग स्पर्श संघर्षी भी बोलते हैं। क्या स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है इन्हें। और संघर्षी व्यंजन किसे बोलते हैं, किसे संघर्षी व्यंजन किसे बोलते हैं, संघर्षी व्यंजन। तो संघर्षी व्यंजन हम बोलते हैं किसे, सा से सलजम, सा से षटकोण, सा से सरौता और हा से हल, इन्हें हम बोलते हैं क्या, संघर्षी व्यंजन। तो ये हमें पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि स्पर्श संघर्षी क्या होते हैं। तो वे व्यंजन जो, देखिए चा, छा, जा, झा हो, वे स्पर्श संघर्षी। और संघर्षी किसमें, सा 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 सा, इसे उस व्यंजन भी बोलते हैं, वे स्पर्श, वो संघर्षी हो जाते हैं। अब इसके अलावा हमने एक चीज और देखी थी, क्या उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, या फिर इसे हमने बोला था क्या, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, या इसे ही बोला जाता है क्या, नवविकसित, नवविकसित व्यंजन। क्या नवविकसित व्यंजन। तो क्या क्या, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन या नवविकसित व्यंजन जो अभी विकसित हुए हैं, जिनका अभी हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है। अब इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन क्यों बोलते हैं, क्यों कहते हैं इन्हें। तो उत्क्षिप्त व्यंजन हम लोग इसे इसलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि एक बार हमारी जो जीभ है, हमारी जीभ वह मुख के ऊपरी छत को टच करती है। एक बार हमारी जीभ मुख के ऊपरी भाग को टच करेगी नहीं बोलते समय, और एक उसी समय फिर नीचे को टच करेगी। एक बार ऊपरी भाग को टच करने के बाद नीचे को टच करेगी। जीभ हमारी ऊपरी छत को, मुख की ऊपरी छत को टच करेगी, फिर नीचे आके नीचे टच करेगी। तो जब भी इन्हें बोलते समय मुख दोनों भाग को, ऊपरी और नीचे दोनों भाग को टच करे, तो उसे हम बोलेंगे क्या, उत्क्षिप्त व्यंजन। और ये कुल कितने हैं, दो है। हमने देखा क्या, ढा और ढ़ा, ढा और ढ़ा, ये हो जाते हैं दो व्यंजन। तो हमारा उच्चारण और लेखन के आधार पर, उच्चारण और लेखन, आप लेखन भी बोल सकते हैं। तो उच्चारण के आधार पर भी देख लिया हमने, और लेखन के आधार पर जो 39 वर्ण थे सारे को देख लिया हमने, है ना। अब हम बात करने वाले हैं प्राणवायु, या उच्चारण के समय मुख से वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन को कैसे बांटा गया है। तो किस समय वायु, जब आप उच्चारित करते हैं वर्णों को, तो किस समय वायु ज़्यादा निकलती है, किस समय वायु कम निकलती है। तो प्राणवायु या उच्चारण में निकली वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन को कैसे बांटा गया है। तो अगला है क्या, प्राणवायु या उच्चारण के समय वायु की मात्रा के आधार पर। तो अगर सांस के समय, जब आप देखेंगे, जब आप सांस लेते हैं, जब आप बोलते हैं, तो उस समय कभी कभी क्या होगा, जब आप किसी वर्ण को बोलते हैं तो कभी कभी कम सांस निकलती है बाहर, और कभी कभी ज़्यादा सांसें निकलती हैं। तो जिस वर्ण को बोलते समय कम सांस बाहर निकलेगी, कम वायु बाहर निकलेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अल्प प्राण व्यंजन। क्या, अल्प प्राण
अल्प प्राण। और जिस समय वायु ज़्यादा निकलेंगी उसे बोलेंगे हम लोग महाप्राण। क्या? महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन। इसमें कम सांस बाहर निकलती है, कम सांस, कम सांस, और इसमें ज़्यादा ज़्यादा या फिर अधिक सांस, है ना, अधिक सांस। अब अल्प प्राण वाले में आपको क्या करना है, जो भी व्यंजन है क से कबूतर से लेके आप बोलिए क ख ग घ अंगा, क ख ग घ अंगा। तो आपने क्या लिखा, क ख ग घ अंगा। तो आपने देखा कि हम लोग क बोल रहे हैं, क्या क बोल रहे हैं, क, क्या क ख बोल रहे हैं तो ज़्यादा सांस लेना पड़ रहा है, तो हमने इससे क्या रख दिया, ख इसमें रख दिया। फिर बोलते हैं ग में कम ले रहे हैं सांस, घ बोल रहे हैं तो ज़्यादा सांस ले रहे हैं, अंगा, अंगा। फिर वैसे ही आप बोलिए च, देखिए कम सांस है, छ बोल रहे तो ज़्यादा सांस लेना पड़ रहा है, छ। ज, कम सांस, झ में आप ज़्यादा सांस ले रहे हैं, झ। इया, क्या? इया। तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो स्पर्श वर्ण थे, स्पर्श वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है उस समय हमें कम सांस लेना पड़ रहा है। क्या? कम सांस ले रहे हैं, उस समय कम सांस बाहर छोड़ रहे हैं हम। जब बाहर छोड़ रहे हैं तो वह अल्प प्राण वाले आए। क्या? जब कम सांस छोड़ रहे हैं, क बोल रहे हैं, ख बोलते हैं, ज़्यादा सांस लेना पड़ रहा है, तो दूसरा और चौथा होगा यहाँ पे, ये दूसरा हैगा और ये चौथा। तो दूसरा और चौथा जब बोलते हैं आप वर्ण को, पहले वर्ण का देखिए, आपने देखा कि पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को बोलते हैं तो आपने कम सांस बाहर छोड़ा, और इनके बोलने के समय आपने ज़्यादा सांस बाहर को छोड़ा। तो जिस समय हम कम सांस बाहर लेते हैं वह बोलते हैं, उसे बोलते हैं अल्प प्राण, और जिस समय हम बाहर ज़्यादा सांस बाहर को छोड़ते हैं या लेते हैं उस समय हम बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग महाप्राण। तो स्पर्श व्यंजन का जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो भी होगा, स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। अब स्पर्श व्यंजन आपको पता होना चाहिए कि किसकी बात करें, क से माँ के बारे में बात हो रही है, तो उनका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हो जाएगा अल्प प्राण, और उनका दूसरा और चौथा वर्ण हो जाएगा, या बोल सकते हैं सम जगह पे जो भी चीज़ें रहेंगी वह महाप्राण होगी, और जो विषम जगह पर होंगी वह अल्प प्राण होगी। इसके अलावा आप देखेंगे क्या, अब यहाँ तक तो खत्म हो गया, माँ तक खत्म हो गया। अब माँ के बाद क्या आता है, या रा ला वा, या रा ला वा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें सांस बहुत कम बाहर जा रही है, बहुत कम हम लोग ले रहे हैं। तो या, रा, ला और वा, इस समय भी हम कम सांसें ले रहे हैं, तो ये भी चार वर्ण हो जाएंगे, और आप देखेंगे सा, हा, सा, कौन सा सा, ये वाला सा, और सा और हा। इस समय देखिए सांस को ज़्यादा लेना पड़ रहा है हमें, तो सांस एक तो बाहर जा रही है और ज़्यादा लेना पड़ रहा है, इस वजह से हम इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं इसे, महाप्राण व्यंजन। तो ये चारों इसमें आ जाते हैं। अब हम लोग कितना, हमारे पास व्यंजनों की संख्या कुल कितनी हो गई, तो हमने देखा 1, 3, 5, और 5 लाइन रहती है, क वर्ग रहता है, चा वर्ग रहता है, टा वर्ग रहता है, ता वर्ग रहता है और पा वर्ग रहता है। ये होते हैं स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग रहते हैं, और सभी में 3-3 हो जाते हैं, तो 5 तिहाई 15 वर्ण तो हो गए स्पर्श व्यंजन में अल्प प्राण के, और 4 ये मिल गए, कौन, अंतस्थ वाले, तो हो गए स्पर्श व्यंजनों की संख्या, अल्प प्राण वाले व्यंजनों की संख्या हो गई 19, और 5 लाइन रहती है जो स्पर्श व्यंजन की रहती है, और सभी में 2-2 वर्ण आते हैं, तो 5 दूनी 10। ये पूछता नहीं है, बस बता रहा हूँ आपको कि 10 वर्ण वो और 4 वर्ण कौन वाले, ऊष्म वाले, तो 4 ये मिल गए, 14 हो गए, और हो गई संख्या 33। अब 33 क्यों भाई, 39 क्यों नहीं, तो सोचिए आप, इसलिए हम लोग प्राणवायु के आधार पे 33 क्यों लेते हैं, 39 क्यों नहीं लेते, क्योंकि हम भाई इनको लेखन के लिए उपयोग करते हैं,
ये तो हम लोग मौखिक तौर पे हमारे जो उच्चारण होते हैं वो 33 के ही हो पाते हैं, 39 के नहीं हो पाते। अगर हम छ बोल रहे हैं, सोचिए छ बोल रहे हैं, तो वह उसका तो पहले से उच्चारण हो चुका है भाई, का और सा से मिलके वो बनाया वो छ। तो इसलिए हमको उनको नहीं लेते, केवल 33 वर्णों की ही बात करते हैं प्राणवायु व वायु की मात्रा के आधार पर। तो आपने इनको देखा किस किस आधार पे हुए, कैसे हुए, वो चीज़ें हमने बात की। अब आगे हम बात करने वाले हैं कि अभी तो हमने बात की कि सांस की मात्रा कितनी निकल रही। अब आगे हम बात करने वाले हैं कि कंपन कितना होता है। अगर ज़्यादा कंपन, जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं, जहाँ से स्वर तंत्रियों की बात हो रही है ना, स्वर तंत्री मतलब जहाँ से आवाज़ निकलती है, तो वहाँ पे ज़्यादा आवाज़ निकल रही है क्या, या फिर कम आवाज़ निकल रही है। जब ज़्यादा निकल रही है तो कौन से व्यंजन निकल रहे हैं, जब कम निकल रही है तो कौन से व्यंजन निकल रहे हैं। तो हमारा कौन कौन सा हो चुका है, उच्चारण या उच्चारण लेखन के आधार पे हो गया है, और दूसरा हो चुका है प्राणवायु या उच्चारण में से निकली, मुख से निकली वायु की मात्रा के आधार पर वायु कितना निकलता है। अब क्या होगा, बचा हुआ है तीसरा स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर, तो उससे बात करते हैं। तीसरा और अंतिम, स्वर तंत्रियों से निकली से कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर कौन कौन से व्यंजन किस में आते हैं। तो जब ज़्यादा स्वर तंत्रियों में कंपन या झंकृति जब ज़्यादा होगी तो उसे क्या बोलेंगे, जब ज़्यादा होगी तो उसे बोलेंगे सघोष। तो स्वर तंत्रों में जब भी कंपन ज़्यादा होगा उसे बोलते हैं क्या, घोष या सघोष बोलते हैं, उसे सघोष या घोष बोलते हैं। और जब भी क्या कंपन कम रहेगा तो उसे बोलेंगे अघोष। इसे क्या, कंपन अधिक और इसमें कंपन कम, क्या कंपन कम, कंपन ज़्यादा, सघोष अघोष। अब आपको क्या करना है, इसमें भी वही चीज़ें फॉलो करनी है, क्या कि आपको का वर्ग पहले बोलना है, क ख ग घ अंग। अब देख रहे हैं, आप बोलिए, पहले बोलने का प्रयास करिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए कंपन किसमें अधिक हो रहा है किसमें कम हो रहा है। तो आप क ख ग घ अंग, तो आप जब बोलते हैं तो आप यहाँ पे क्या देख रहे होंगे यहाँ पे कि जब आप क और ख बोलते हैं, क ख, तो कंपन कम हो रहा है, क्या कंपन कम हो रहा है। और जब आप ग घ अंगा बोलते हैं तो कंपन ज़्यादा हो रहा है। फिर आप ऐसे बोलिए च छ ज झ य। तो यहाँ पे देखेंगे आप च और छ में कंपन कम हो रहा है और यहाँ पे कंपन ज़्यादा हो रहा है। तो कंपन जहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, क्या कंपन जहाँ पे ज़्यादा हो रहा है तो उसे हमने क्या बोला, उसे हमने बोला सघोष या घोष। तो ऐसे ही आप पा फा बा भा मा में देखेंगे तो स्पर्श व्यंजन में देखेंगे कि जो तीसरा वर्ण है, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो वे सारे सघोष में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि कंपन ज़्यादा हो रहा है। तो स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण वह घोष या सघोष है। और पहला स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण अघोष है। अघोष मतलब कंपन कम हो रहा है। अब हम लोग अंतस्थ की बात कर लेते हैं। माँ के बाद अंतस्थ आते हैं या रा ला वा, तो उसकी बात करें तो हम लोग देखते हैं अंतस्थ में या रा ला वा, या रा ला वा। तो उस समय देखेंगे या रा ला वा, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंपन हो रहा है, कंपन ज़्यादा हो रहा है ना, वायु की बात नहीं हो रही, कंपन की बात हो रही है और कंपन यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो या रा ला और वा ये किस में आते हैं, ये भी आते हैं सघोष में। अब अघोष की बात करेंगे, या रा ला वा, फिर आप देखेंगे सा शा, ये भी सा हा जब बोलते हैं आप तो कंपन कम, क्या कंपन ज़्यादा हो रहा है, क्या कंपन ज़्यादा हो रहा है। तो जब कंपन ज़्यादा हो रहा है तो उसे हम क्या करते हैं, कंपन ज़्यादा हो रहा है इसलिए भाई हम उसे सघोष में रखेंगे, देखिए आपने एक चीज़ देखा होगा, अगर आप बोल रहे हैं अभी तो कि जब कंपन ज़्यादा का मतलब होता है जब आपके यहाँ पे गले में देखिए यहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, कहाँ पे कंपन ज़्यादा हो रहा है। जब यहाँ पे कंपन ज़्यादा होगा तो वही चीज़ें तो सघोष कहलाएंगी। क
क ख बोली क ख, आपका मुंह पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है। ग घ अंगा, ग घ अंगा बोलते हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है, कहाँ पे, कंठ में ज़्यादा जोर पड़ रहा है। तो कंठ कंठ में जब ज़्यादा जोर पड़ेगा तो वहीं से तो कंपन हो रहा है। तो हमने देखा या रा ला वा हा, और ये सारे सघोष हो गए, सा ये सारे अघोष हो गए। उसके अलावा एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको यहाँ पे, वह ये होता है कि जितने भी स्वर होते हैं, सारे स्वर सघोष होते हैं, सारे स्वर सघोष होते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी बात, सारे स्वर कौन, अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अं अहा। देखिए यहाँ पे ज़्यादातर जोर कहाँ पड़ रहा है, गले में, कहाँ पे, कंठ में। तो सारे स्वर सघोष होते हैं, या रा ला वा हा, और कौन से, 3 4 5 स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो दोस्तों हमने आज क्या क्या देखा, आज हमने व्यंजन को बांटने का आधार देखा, किस किस आधार पे बांटा गया है। अगली क्लास में देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम लोग वर्ण विच्छेद नहीं करेंगे, वर्ण विच्छेद अगली क्लास में करेंगे। और उसके बाद वर्ण विच्छेद के अलावा क्या चीज़ हम देखने वाले हैं अगली क्लास में, वह देखने वाले हैं हम कि अभी तक हमने स्वर को, व्यंजन को, जो अभी तक हमने कंठ में, जैसे कंठ में देखा था, कंठ में कुछ स्वर आए, और ऐसे ही कुछ स्वर किस में आए, कुछ व्यंजन कंठ में आए, कुछ स्वर कंठ में आए, कुछ व्यंजन कंठ में आए। तो इनका एक चार्ट बनाएंगे, इनका एक चार्ट बना के उन्हें देखेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण चार्ट रहेगा वो। क्यों महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उस चार्ट में ही तो पता रहे कि हाँ स्वर और व्यंजन कौन से कंठ में आते हैं, कौन से स्वर और व्यंजन इकट्ठे, है ना, कौन से स्वर और व्यंजन वह किस में आते हैं, तालव्य में आते हैं, कौन से स्वर आएगा, कौन सा व्यंजन आएगा, कौन सा मूर्धन्य में आएगा। तो उनका एक पूरा एक कंप्लीट चार्ट दिखेंगे। और छोटा सा टॉपिक है वर्ण विच्छेद का, 2 मिनट टॉपिक, वैसे हमने सीख लिया है यहाँ पे, वहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।